ये जो बातचीत का सिलसिला है, आपको क्या लगता है कि वो शराइत तो आ गई दोनों जानिब से, आगे आपको क्या नज़र आता है? क्या वीकेंड तक जो पहले खबर थी कि जेडी वैंस पाकिस्तान आ सकते हैं, अगर थोड़ी पेशरफ्त या एग्रीमेंट साइनिंग के इम्कानात हों, तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वीकेंड तक ये पेशरफ्त हो सकती है? जो शराइत दोनों अफ्रीकैन ने दिए हैं वो दोनों के लिए नाकाबिल कबूल हैं। जो ईरान ने मुतालबात किए हैं या जो 15 नुकात अमेरिका ने दिए थे वो इनको काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा जो है, जो आपने जैसे कहा कि कोई कॉमन ग्राउंड, कोई दरमियानी रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ आपने इस तरफ भी निशानदेही कर दी कि किस तरीके से जो है नई अफवाज, पैरा ट्रूपर्स और मरीन्स जो है इस इलाके में लाए जा रहे हैं और ये क्या साराई की जा रही है, ये लीक्स की जा रही हैं कि खार्ग आइलैंड या उसके अलावा जो अबू मूसा है या कोई और दूसरे जजीरों के जो ख़ास तौर से ईरान की कोस्ट लाइन के साथ मुत्तसिल हैं और आबना हरमूज़ के करीब है, उनके ऊपर कब्ज़ा हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने अमेरिका ने भी दोनों ऑप्शंस बरकरार रखे हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ईरान ने ये कहा है कि जंग कब ख़त्म होगी इसका फ़ैसला वो करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक कि उनकी शराइत नहीं मानी जाती, कम से कम उनमें से ज़्यादा शराइत नहीं मानी जाती, तो उस वक्त तक जो है वो अमेरिका के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये कि अच्छा, दूसरी जो बात आपने कही है वो ये है कि ये जो मुज़ाकरात होते हैं ये एक तवील सिलसिला होता है। यानी ये कि अभी इस वक्त ऐसे हालात में मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जंगबंदी नहीं हुई, कोई आर्जी मुआहिदा नहीं हुआ, कोई ट्रूस नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का कोई इशारा नहीं। आज भी जो है ईरान के ऊपर हमले होते रहे, इसराइल के ऊपर हमले होते रहे। इसराइल ने अपने आप को इन मुज़ाकरात के अमल से अलहदा कर दिया, उसने लाताल्लुक़ी का इजहार किया है सरकारी तौर पर। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को आप आमादा भी कर ले तो ईरान के ऊपर हमले जारी रहेंगे। लिहाजा ईरान का एक मरकज़ी नुक्ता ये है, और मैं समझता हूँ जायज़ है, कि अगर जंगबंदी हो भी जाए और दूसरे अमूर के ऊपर जो है गुफ्तगू शुरू भी हो जाए, तो ये क्या गारंटी है कि दोबारा इसराइल और अमेरिका जो है मिलकर हमले नहीं करेंगे। अच्छा, अमेरिका के ऊपर जो दबाव बढ़ रहा है अंदरूनी और बैरूनी, उसको मद्देनज़र रखते हुए यूँ नज़र आ रहा है कि वो शायद आमादा हो जाएं जंगबंदी के लिए, अपनी फ़तह का ऐलान करें और जंगबंदी के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इसराइल का एजेंडा तवीलुल मियाद है और ग्रेटर इसराइल का है, और उन्होंने जो है उनके नुक्ता नज़र से अभी हाल ही में बहुत सी कामयाबियाँ हुई हैं, उसमें खलीजी रियासतें डिग्रेड हुई हैं, ईरान कमज़ोर हुआ है, और उसके अलावा जो है उनके आस पास जो इलाके हैं ख़ास तौर से लबनान में उनको कामयाबियाँ हासिल हुई हैं और उन्होंने लबनान के जनूबी हिस्से के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। वो कहते हैं कि जो दरिया लिटानी है उससे उन्होंने पीछे नहीं हटना। तो इसलिए वो ये मौका हाथ से गंवाने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने ये कहा था कि क्या सदर जेडी वैंस, जो नायब सदर जेडी वैंस यहाँ आ सकते हैं, वो मुझे इसलिए मुश्किल नज़र आता है कि इस सतह पे जब हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि इधर से जो कालेबाफ हैं और उधर से जो है जेडी वैंस हैं, तो ये आखिरी मरहले में आते हैं। यानी जब अमल जारी हो, सफारती अमल जारी हो, तो उसमें बहुत से ले-दे होती है, बहुत से नुकात के ऊपर जो है जो मुख्तलिफ किस्म की आरा होती हैं। फिर जो है मसूद साहब, इसमें अगर रियलिस्टिक पोजीशन देखें अमेरिका के लिए, तो अमेरिका के लिए न्यूक्लियर मरकज़ी हैसियत है। बाकी उसके मुतालबात इसराइल के मुतालबात हैं कि वो हिजबुल्लाह की सपोर्ट और हमास की सपोर्ट तरक कर दे और बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दे। ये सारे मुतालबात इसराइल के हैं। अमेरिका का एक न्यूक्लियर वाला इशू है जिसमें लास्ट टाइम इन्होंने 3.67% एनरिचमेंट पे इतफाक़ ईरान ने किया था। मोस्ट लाइकली उसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर ये आगे बढ़ सकते हैं। स्टॉक पाइल्स छोड़ना एक कंट्रोवर्शियल इशू है, उसके ऊपर बातचीत में बैठेंगे तो रास्ता निकलेगा। ईरान की जानिब से जो बुनियादी गारंटी उसने दो मांगनी है चीज़ों की, एक तो उसके ऊपर हमले आइंदा नहीं होंगे गारंटी, दूसरा उसके ऊपर जो सैंक्शंस रजीम है उसको ख़त्म करना। तो मेरे ख्याल में जो कॉमन ग्राउंड है इसी के ऊपर बैठ के करेंगे, इसके अलावा किसी और पे बातचीत नहीं होगी। उसने आबना हरमूज़ के ऊपर अपने ख़ुद मुख्तारी के मुतालबा भी किया है कि उसकी सॉवरेंटी उसके ऊपर वो भी जो है कबूल की जाए, क्योंकि उसने ये कुछ इत्तलात हैं कि उसने फ़ीस पहले से चार्ज करना शुरू कर दी है। और उसने मिसाल दी है सुइज़ की, $2 मिलियन वहाँ इस किस्म का जो है जी, तो वो जारी रहता है। तो इस वजह से जो है उनको एक नया रास्ता निकला और अमेरिका ने वैसे ही 1 महीने के लिए उनके ऊपर से सैंक्शंस उतार दिए हैं, जो ख़ास तौर से जो समुद्रों में मौजूद था पहले से तेल जिसकी तरसील हो रही थी उसको मुआफ़ कर दिया है। उससे जो है तकरीबन $16 बिलियन का ईरान को फ़ायदा हुआ है।
तो इसलिए ये जो है, जो जिस चीज़ के ऊपर इत्तफाक राय हो सकता है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो न्यूक्लियर माहिदा है वो इस किस्म के माहौल में नहीं हो सकता। उसके लिए माहिरीन का बैठना ज़रूरी है। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक दौरा ज़रूरी है। यानी एक इसमें थर्ड पार्टी मीडिएशन की ज़रूरत है। ये अमेरिका, वो जो जेरेड कुशनर और उसके अलावा स्टीव विटकॉफ थे, उनकी कोई जौहरी महारत नहीं थी, कोई जौहरी मालूमात नहीं थी। वो असल में दोनों के दोनों रियल एस्टेट टाइकून्स हैं, और वो उस तरीके से सौदाबाजी कर रहे थे जैसे किसी इमारत के ऊपर, जैसे रियल एस्टेट एसेट के ऊपर की जाती है। तो इसमें यह है कि उसमें अगर फ़र्ज़ कीजिए माहिदा हो भी जाता है 3.6 पे और अप टू 20%, क्योंकि उसके लिए जो है मेडिकल यूसेस, मेडिकल आइसोटोप्स के लिए या जौहरी तवानाई के लिए ईरान को चाहिए, और जिसकी इजाज़त जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी देता है। उसके बावजूद जो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ एक थर्ड पार्टी जो है, और ख़ास तौर से जो है एक टेक्निकल थर्ड पार्टी जो है, उसे वेरीफाई कर सकती है। तो ये इतनी जल्दी में मुझे रैप अप होते हुए नज़र नहीं आते। और दूसरा ये है कि इसका जो स्टिकिंग पॉइंट जो है वो ये होगा, जो आपने खुद कहा है कि वो उनके जो स्टॉक पाइल्स हैं इनरिच्ड यूरेनियम 460 kg कहा जाता है, वो अमेरिका के हवाले करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ज़फ़रुल्लाह साहब, जो अपना हुर्मुज़ है, ये इंटरनेशनल जो वाटरवेज़ है, इसके ऊपर बैनुल-अक़वामी जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं वही लागू होंगे। आज वो बाबुल मंदब के हवाले से भी हौसीज़ की जानिब से आया कि वो भी ईरान की सपोर्ट करेंगे, तो उधर से भी वो ब्लॉकेट करेंगे। तो इनके ऊपर क्या बनेगा? मामला तो तय करने पड़ेंगे ना। शिप सारे रुके हुए हैं, अभी गुजरगाहें बंद हैं अभी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बुलाने का। देखिए, दो तरह के इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होते हैं। एक होता है आपकी टेरिटोरियल, में ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाता, आपकी जो ज़मीन है उससे ख़ास इलाका आपको मिलता है, ऊपर से भी, और जो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है नीचे वाला, वो भी एक ख़ास लिमिट पे होता है। एक तो ईरान उसकी तरफ जाएगा, लेकिन नेविगेशन ऑफ हाई सीज़, ये टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये तयशुदा बात है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स होंगे वहाँ कोई नहीं रोक सकता। इस पे जो बाहर डील होगी वो सिर्फ यही होगी कि ये कोई टोकन फ़ी लेगा मैक्सिमम, और ये मसला मेरा अपना ख्याल है ये हल हो जाएगा। इतना आसानी से होगा नहीं। प्रॉब्लम, बस असल प्रॉब्लम और है। जब वो इंगेज करेंगे तो एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल होगा। पहली बात तो ये कि अभी मुआहदा नहीं होगा मेरी राय में। आपके ख्याल में नहीं होगा? जितना मैं बैनुल-अक़वामी तल्लुकात का तालिब इल्म हूँ, मेरी राय में अभी तो सीज़ फायर होगी, कुछ बुनियादी बातें होंगी, ये प्रोसेस लंबा होता है, उस पर जाएगा। सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट मेरी राय में वही है जो आपके यहाँ न्यूक्लियर, सबसे पहले डील इस पर होगी। कैसे? एक ही होना जो बाज़ाहिर है जिस पे डील होनी है, जिसका पहले भी कोई बातचीत चल रही थी, या जो शायद हम जिसमें कुछ हद तक इन्वॉल्व हैं, ये है कि ये चले जाए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की सुपरविजन में। उनको दो बातें हैं। एक तो ये कि ये जो 60% डिच है ये पाकिस्तान या रशिया वगैरह के पास चला जाए। IAEA का भी कहा जा रहा है कि उसकी सुपरविजन, वो IAEA की रोशनी में वहाँ मैं अगला ये आ रहा था, या तो अपने मुल्क में बैठ के उनकी सुपरविजन में उसको डिग्रेड करें और उसको जितना भी इस्तेमाल करना है रेडिएशन में, केमिकल, मेडिकल में, वो करें। या दूसरा ऑप्शन ये भी है, जिस पर हद तक किसी ज़माने में सुना था, कोई बातचीत है कि कोई जो मजबूत मुल्क हैं जो मिल के चल सकता है। ग़ालिबन पाकिस्तान की एक वजह जो कुछ इशारे हैं वो ये भी है कि ग़ालिबन फ्यूचर जो इस तरह का मामला होगा न्यूक्लियर का, उसमें पाकिस्तान हेल्प करेगा, रोल होगा। और एक नई बात जो आई है, अमेरिका ने खुद कहा है कि मैं भी ईरान को इस मामले में सिविलियन न्यूक्लियर पावर पे हेल्प करने को तैयार हूँ, पार्ट ऑफ डील, अगर डील होती है तो। मिसाइल्स का इशू दूसरा बड़ा अहम है, साफ ज़ाहिर है उसकी लिमिट करनी है। वो इसराइली बड़े परेशान है ना, परेशान है। और एक लेवल पे अब कोई बताए या ना बताए, जो हमारी मतलब मेरी यूरोपियन ज़राए से मुलाकात हैं, ये हमसे भी मुतालबा होता रहता है। और बाद लोग और बातें भी करते हैं कि वो जो न्यूक्लियर साइंसदान, वो तो अभी तुलसी ने कांग्रेस में बैठ के पाकिस्तान का नाम ले कदीर खान के साथ जो इशू हुआ, उसके पीछे भी ग़ालिबन एक फैक्टर था जो इस तरह की, मैं क्या बताऊँ, ये रिपोर्ट्स हैं। अल्टीमेटली देखिए, ये जो जज्बाती बातें हैं ना, ये ईरान को भी ख़त्म करनी पड़ती हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ, 1880 में क्या हुआ। सदाम ने हमला किया, जो भी गलत या सही, हमला हो गया। 1-2 महीने के बाद अरब मुल्कों ने सब ने दरमियान में पड़े, उन्होंने कहा जी सुलह होगी। ईरान की तजावीज़ क्या थी? नंबर 1 रजीम चेंज डिक्लेयर्ड था, हमें वार रेपरेशन दिए जाए। ये दोनों नहीं माने गए।
$49 बिलियन उस ज़माने में बड़ी अमाउंट थी। ये टाइम मैगजीन ने लिखा था कि अरब वर्ल्ड इकट्ठे होकर ये ईरान को देने पे तैयार थे। ईरान ने कहा नो, रजीम चेंज होगा। जो न हुआ, 8 साल जंग लड़ेगी, 1 से 1.5 मिलियन बंदा ईरानियों का शहीद हुआ, यूनिलैटरली जंग बंद की गई। हमें भी अपनी तारीखों से सीखना है ना कि एक बड़े आपने सबसे बड़ा जो, लेकिन बाद में अमेरिका ने इराक के साथ जो कुछ किया है सद्दाम के साथ, वो भी तारीख का हिस्सा है, तो ईरान को उससे भी तो सीखना पड़ेगा ना। उसको सीखना पड़ेगा। उसको 12 साल सैंक्शन रजीम में रखा, आखिर में उसी सद्दाम को मार भी दिया। और ईरान के अमलन टुकड़े हैं इस वक्त, अमलन अंबार का बेल्ट सुन्नियों के पास है, हुकूमत शियों के पास है, और नॉर्थ में कुर्द जो है ना अमलन, वो तेल भी अपना अलग बेचते हैं। उधर भी आज़रबाईजान वाली बेल्ट भी वगैरह मसला है उनका। ज़्यादा ईरान को भी ठंडा होना पड़ेगा और अमेरिका को भी। अमेरिका, मेरा अपना ख्याल ये कि बाबुल खुल जाए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और न्यूक्लियर पे डील हो जाए, बकरियों पे खुश रहेगा। एक बात मैं अर्ज करूं, अगर ये बाब जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ये ज़्यादा देर के लिए चलती है, दुनिया की जो सिंपैथी इस वक्त ईरान के साथ है ये खिलाफ हो जाएगी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तैसे तैसे हालात बदल जाएंगे। अगली बात जो कोई नहीं कह रहा, मैं कहना चाहता हूं, इसराइल ऐसा मुल्क है, उसको ना हया है, ना एथिक्स है, ना लॉ है। अगर वो ये कहता है कि मैंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन लगाने हैं, नोबडी कैन स्टॉप देम। शहरियार अफरीदी साहब, बदमाशी तो अभी भी कर रहे हैं, इलीगल वॉर है। नहीं, मैं कहता हूं अगले स्टेज पे